स्वागत दोस्तों के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई है, जहां पर राहुल गांधी बिहार में एक और मौजूद है दोस्तों, और दूसरी ओर बिहार में लगातार दो जगह कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर बवाल करने की कोशिश की भाजपाइयों ने, लेकिन कांग्रेस ने दोनों जगह दिया है मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे पटना में रह गई थी कसर पूरी, तो मुजफ्फरपुर में हो गया पूरा इंतजाम। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पप्पू यादव ने क्यों बोला कि कर दूंगा श्राद्ध, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ओपिनियन पोल में बड़ा दावा किया गया है, बताएंगे किस तरीके की स्थिति बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की पार्टी की बताई जा रही है दोस्तों, जिसके बाद पूरा का पूरा गुब्बारा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट इसके साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी से माफी की अपील कर रहे थे अमित शाह, बताएंगे कांग्रेस ने क्या दिया जवाब दोस्तों, इसी के साथ में वोटर लिस्ट से क्या और 3 लाख लोगों के कटेंगे एक नाम, बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जनता इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन का एसआईआर बिहार में करने जा रही है और सत्ता की लिस्ट से बाहर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पटना में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर नरेंद्र मोदी पर इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों का विरोध कर रहे थे दोस्तों, जबकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने उल्टी सीधी बातें बोली थी दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कांग्रेस भी उस व्यक्ति पर कार्रवाई की पूरे समर्थन में है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग हाथ में डंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो नीतीश सरकार के मंत्री के साथ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर गुंडागर्दी करने आए थे दोस्तों, और सोशल मीडिया पर जैसा ही वीडियो सामने आता है दोस्तों, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी बिहार की इकाई एक्सपोज हो जाती है दोस्तों। ऐसे में दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार से जुड़े एक नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द बोला गया था दोस्तों, जिसे लेकर यह पूरा बवाल हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, सामने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपने अपने हिसाब से पहुंच जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद जो झंडों में डंडे लगे हुए थे उसका इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर को पूरी तरीके से बचाया दोस्तों, और प्रशासन के लोगों की मौजूदगी के बावजूद बीजेपी के लोग खुलकर गुंडाई कर रहे थे, लाठी डंडा भाजने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर लाठी डंडे चले हैं दोस्तों। बाद में जैसे तैसे पुलिस ने स्थिति को संभाला और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया दोस्तों, इसमें से भाजपाइयों को भी भर्ती करवाया गया है, लेकिन गुंडाई करते हुए बीजेपी को लोगों ने जमकर सोशल मीडिया और हर जगह देखा दोस्तों। ऐसे में अब बीजेपी वालों की जमकर पोल खुल गई है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा की हमेशा जीत होती आई है और आगे भी होती रहेगी। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहेंगे, सत्यमेव जयते। यानी राहुल गांधी पूरी तरीके से सत्य और अहिंसा के साथ खड़ी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन भाजपाइयों ने एक और बड़ी गलती कर दी। कुछ देर के बाद खबर सामने आती है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के मुजफ्फरपुर के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद जो हुआ दोस्तों उसका वीडियो और तेजी से वायरल हुआ। दरअसल हुआ ये कि इस बार विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की ओर जा रहे भाजपाइयों को पहले ही रास्ते में रोक लिया गया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के आसपास भी भटकने से रोकते हुए पहले ही जोरदार तरीके से विरोध किया गया। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर रखी थी दोस्तों, इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास बड़े बड़े लाठी डंडे देखे जा रहे थे। इसके बाद भाजपाइयों को धक्के मार मारकर और लाठियों से धकेल कर पीछे की ओर खदेड़ा गया दोस्तों। आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के झंडे जहां तहां दिखाई दे रहे हैं, और भाजपाई जो आए थे विरोध करने के लिए, पटना रिपीट करने के लिए, उनको यहाँ पर जबरदस्त तरीके के प्रतिकार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सारे भाजपाई वहां से चले गए दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग दफ्तरों में जाकर विरोध करने की रणनीति बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। पहले पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर में जिस तरीके का विरोध हुआ है अब नजर भी नहीं आएंगे। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पप्पू यादव की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया है जिससे विवाद और ज्यादा उपज सकता है। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस के दफ्तर पर हुए अटैक के मामले को लेकर पप्पू यादव की ओर से एक बयान जारी किया गया दोस्तों। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि वोट चोर पार्टी बीजेपी का डबल गुंडा राज, सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय पर हमला, इस बेड़ा गर्क पार्टी का बिहार में बोरिया बिस्तर बांधना तय है। इसी बौखलाहट में बीजेपी के गुंडों ने सदाकत आश्रम पर हमला किया है, लेकिन उससे पता नहीं है कि कांग्रेस राहुल गांधी के अनुयायियों यानी बब्बर शेरों की पार्टी है। इस बार बिहार में बीजेपी का राजनीतिक श्राद्ध कांग्रेस पार्टी ही करेगी। इस बात को बोलते हुए पप्पू
यादव की ओर से खुला ऐलान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पप्पू यादव पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं और उनके इस बयान को लेकर भाजपाई और ज्यादा भड़कने वाले हैं और मामला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच का डायरेक्ट मुकाबला होगा। अमूमन पहले मुकाबला बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल का होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है दोस्तों। और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के साथ भिड़ने वाली है। तो अब नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और स्टेट पार्टी की सीधी लड़ाई बिहार में दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव का यह बयान साफ इस बात के संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम एग्रेसिव तरीके से मोर्चा खोलने जा रही है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में चुनाव को लेकर गहमा गहमी लगातार तेज है दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयोग जल्द ही बिहार के अंदर तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में एक सर्वे करवाती है एक एजेंसी टाइम्स नाउ जेवीसी नाम का एक ओपिनियन पोल होता है दोस्तों। इस ओपिनियन पोल में जो बिहार को लेकर एक दिलचस्प बात कही गई है वो ये कि तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे करने वाले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की पार्टी बमुश्किल 2 सीटों पर आकर सिमट जाएगी दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलेगा और 26 सीटें ऐसी होगी जिस पर बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में रहेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी का कुछ खास जादू देखने को नहीं मिलेगा, यानी जिस तरीके से मीडिया के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, सच्चाई यह है कि कोई दूर दूर तक उनके समर्थन में माहौल नहीं है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर इस सर्वे में दावा किया गया है कि एआईएमआईएम को इस बार 5 नहीं बल्कि 3 सीटें मिल सकती है। लेकिन एआईएमआईएम कुछ हद तक 10 से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए एआईएमआईएम को। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों और मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को इस बात पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए और एआईएमआईएम को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कम से कम 10 से 12 सीटों का आराम से मिनिमम फायदा होगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और जनसुराज पार्टी के नेता और संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और स्थानीय स्तर की हकीकत है वो एकदम जुदा है। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनके भाई अखिलेश यादव की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी जो सोच भी नहीं पा रही थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे नतीजे सामने आए और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी दोस्तों। और इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा गाड़ा। कांग्रेस पार्टी और सपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली दोस्तों। ऐसे में अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे दोस्तों। इस दौरान काफी दिलचस्प बात बोलते हैं अखिलेश यादव। वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की जनता का जो वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। सही मायने में जनता एसआईआर करने जा रही है और चुनाव आयोग का यह एसआईआर होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जनता के एसआईआर में बाहर होने जा रही है, सत्ता से बाहर होने जा रही है। अखिलेश यादव की इस बात का आप किस तरीके से समर्थन करते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लेकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर को लगता है कि उनकी पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि केवल टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर की पार्टी है। जमीनी स्तर पर कुछ उनका अता पता नहीं है दोस्तों। ना उनके वोट बैंक का कुछ अता पता है, ना उनकी पॉलिसी का कुछ पता है दोस्तों। केवल भाषण देकर चले जाते हैं। उनको दूसरी पार्टियों से काफी दिक्कत है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि वो खुद क्या करेंगे। ऐसे में बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर को लालू यादव की शक्तियों का एहसास हुआ दोस्तों। हुआ ये कि प्रशांत किशोर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गया जी में ये प्रोग्राम लगाया गया था। गया के मानपुर प्रखंड के एक सभा के दौरान प्रशांत किशोर के पोस्टर को आरजेडी के समर्थकों ने फाड़ दिया दोस्तों। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जैसे ही भुसंडा खेल मैदान में आयोजित सभा के मंच पर पहुंचे दोस्तों, वैसे ही आयोजित सभा मानपुर भुसंडा खेल परिसर में आरजेडी के समर्थकों ने अचानक आरजेडी का झंडा लहराना शुरू कर दिया दोस्तों। और कुछ समय के लिए अप्रिय घटना होने की संभावना लगने लगी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सभा को संबोधित करके वापस जब जाने लगे दोस्तों, तब प्रशांत किशोर को आरजेडी के समर्थकों के नारे का भी सामना करना पड़ा दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रशांत किशोर को गाड़ी तक छोड़ा दोस्तों और स्पष्ट कर दिया कि यहां पर इस क्षेत्र के अंदर उनकी कुछ नहीं चलने वाली है। सबको पता है कि प्रशांत किशोर किसके लिए एजेंडा सेट करने में लगे पड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके प्रशांत किशोर एक्सपोज होते जा रहे हैं और बिहार में जब जनता उनसे पूछती है कि पैसा कहां से आ रहा है इतना चुनाव में लड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तो उनके पास कोई अता पता नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि लोग मदद करते हैं। सोचिए इतने इतने 100 करोड़ रुपए जो पार्टी को मिल रहा है दोस्तों, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है प्रशांत किशोर के पास। तो इस पर सवाल तो जरूर बनता है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
तमाम तरीके के मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और उनकी पार्टी को 102 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है, जबकि नंबर 2 पर बीजेपी 101 सीटों के साथ होगी दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें देने का वादा किया जा रहा है और हम पार्टी को 10 सीटें और नीतीश कुमार के ही करीबी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 10 सीटें देने का दावा किया जा रहा है दोस्तों। इसी पूरे विवाद को लेकर और ज्यादा माहौल गर्मा दिया है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने दोस्तों। वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि एनडीए में 5 घटक दल हैं और इनमें आपस में सहमति बनते ही मीडिया को सारी जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी जब से बनी है तब से हमारे संस्थापक हमारे बीच में थे, यानी 2000 से लेकर 2002 के आसपास हमारी पार्टी बनी और तब से आज तक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ कभी बिहार विधानसभा चुनाव में साथ में नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि 2015 में हम लोग एनडीए गठबंधन घटक दल के रूप में 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2020 में 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में मेरी व्यक्तिगत राय यह है और मेरा मानना है कि एलजेपी को मिनिमम 43 सीटें और मैक्सिमम 137 सीटों तक चुनाव लड़ना चाहिए, यानी जब मिनिमम सीटें ही 43 मांग रहे हैं दोस्तों, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 20 सीटें दी जा रही है, तो क्या आधी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी? ये खुला सवाल है दोस्तों, जिस पर कोई जवाब अभी चिराग पासवान की पार्टी की ओर से नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और चिराग पासवान को केवल अपनी पड़ी है दोस्तों, अपनी पार्टी का विस्तार करवाना है। बिहार की जनता की तो पड़ी नहीं है, केवल बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे, लेकिन सबको पता है कि पार्टी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट चल रहा है। और इसीलिए अरुण भारती जो कह रहे हैं कि 43 से 133 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि केवल दबाव की पॉलिटिक्स की जा रही है दोस्तों। अगर चिराग पासवान में हिम्मत है तो उनको 43 सीटों की डिमांड एनडीए गठबंधन से करना चाहिए और अगर 43 सीटें ना मिले तो एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए दोस्तों। 43 तो छोड़िए, 20 सीटों पर आफत है चिराग पासवान के और इसीलिए दबाव की राजनीति के लिए इस तरीके के बयानबाजी लगातार जारी है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बीते दिन बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली को लेकर बयान देते हैं दोस्तों और राहुल गांधी से माफी की अपील करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी के पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश उन्हें और उनके पार्टी को घृणा से देख रहा है। दरअसल कथित वीडियो वायरल होने के बाद अमित शाह का यह दावा है दोस्तों। आपको बता दें कि अमित शाह ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको सबसे पहले भाजपाइयों के द्वारा सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार को लेकर किए जा रहे अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एक बड़ी आबादी को घुसपैठी बताने की कोशिश करते हैं, तब अमित शाह कहां चले जाते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसका बखूबी जवाब दिया है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा की ओर से एक बयान दिया गया दोस्तों। मनोज झा जो सांसद भी हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी समर्थन से लोग भड़के पड़े हैं। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं दोस्तों। मनोज झा कहते हैं कि भाजपाइयों को कम से कम भाषा के बारे में तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। दरअसल दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि बिहार से वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठ रही है। पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं जो संवैधानिक संस्थान निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, आज वो संस्थान संदेह के घेरे में क्यों है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो हिस्ट्री शीटरों को फॉलो करते हैं, शुचिता और शांति में हम आपके साथ में हैं, लेकिन सदाकत आश्रम पर पथराव कर आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं। आपकी सोच में गोड से विद्यमान है। उन्होंने कहा कि जर्सी गाय विधवा यानी कांग्रेस की विधवा और मुजरा बोलने वाले हम लोगों को यह बताने की कोशिश ना करें कि भाषा की शुचिता क्या होती है। यानी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसने इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। सोनिया गांधी को लेकर उल्टा बोला गया, राहुल गांधी को लेकर दिन रात भाजपाई आईटी सेल वाले उल्टा सीधा बोलते रहते हैं दोस्तों, गाली गलौज करते रहते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को लेकर एक व्यक्ति ने उल्टा बोल दिया, जिस पर कार्रवाई की मांग भी की गई और कार्रवाई भी हुआ, गिरफ्तार भी किया गया, तब बीजेपी के लोग ऐसे बवाल काट रहे हैं दोस्तों जैसे भाजपा से बड़ी ईमानदार और सुचिता वाली पार्टी कोई नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है और सीटों पर दावा ठोक रही है दोस्तों। इसी कड़ी में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने औरंगाबाद जिले के 2 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है दोस्तों। रविवार को औरंगाबाद पहुंचे हम पार्टी के राष्ट्रीय संतोष कुमार सुमन ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुटुंबा विधानसभा सीट हम पार्टी की पारंपरिक सीट है। पहली बार भले ही उम्मीदवार श्रवण भुइया चुनाव हार गए थे, लेकिन जनता के
बीच में पार्टी का जनाधार मजबूत है, यानी हम पार्टी ने इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी जोर शोर से ठोकी है। दोस्तों ऐसी और भी पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में जो अपने अपने हिसाब से सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, यानी सीटों का नंबर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया, सूत्रों के हवाले से केवल रिपोर्ट दी जा रही है दोस्तों। और सोचिए अब सीटों को लेकर भी, यानी जो कौन सी सीट है उसे लेकर भी अब कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी करने लगे हैं एनडीए गठबंधन के लोग। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 3 लाख मतदाताओं के नाम और कटने वाले हैं क्या, ऐसा एक सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल हुआ यह है कि चुनाव आयोग ने लगभग 3 लाख नए वोटरों को नोटिस जारी किया है दोस्तों। इन मतदाताओं ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति के दौरान जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए थे। ऐसे वोटरों से उनकी नागरिकता की पहचान स्थापित करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे पहले एसआईआर के तहत आयोग ने कई सारे लोगों के नाम लिस्ट में से हटा दिए थे दोस्तों, जिसमें से कई लोग मृत पाए गए थे, डुप्लीकेट के नाम पर, अन्य जगह पर स्थानांतरित होने के नाम पर भी काटे गए थे दोस्तों लिस्ट से नाम। और अब 3 लाख लोगों को नोटिस जारी करके फिर से उनसे कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देने के लिए बोला जा रहा है, उनकी नागरिकता साबित करने के लिए बोला जा रहा है। कोर्ट में यह भी मामला पहुंचने वाला है और विवाद अभी और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई देगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दोस्तों, तो बड़े बड़े दावे जो बीजेपी के चल रहे थे वो अभी तक मीडिया में जमकर चलाए जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। हुआ यह है कि एक वीडियो जारी किया गया सौरभ भारद्वाज के द्वारा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों। वो कहते हैं कि यह वीडियो दिल्ली के पटपड़गंज के रोड का है। भाजपा की 4 इंजन की सरकार ने अब तो झूठे दावे भी करने बंद कर दिए हैं। सोच रहे हैं बारिश का मौसम खत्म हो और भला टले। दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा सरकार दिल्ली को हर क्षेत्र में पीछे धकेल देगी। मेरा दिल्ली की सीएम से सवाल है, क्या डी सिल्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ? क्या डी सिल्टिंग के काम में थर्ड पार्टी ऑडिट से क्यों भाग रहे हैं, यानी तीसरी पार्टी से, तीसरे लोगों से, किसी से क्यों नहीं ऑडिट करवाया जा रहा है कि सब कुछ सही तरीके से हुआ था? डी सिल्टिंग की गई थी, अगर सब कुछ किया गया, डी सिल्टिंग हो गई तो नाले तो साफ होने चाहिए थे, पानी निकल कर कहीं और चला जाना चाहिए था, यमुना में चला जाना चाहिए था या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जल जवाब क्यों लगातार देखने को मिल रहा है? डी सिल्टिंग के काम की थर्ड पार्टी ऑडिट से क्यों भाग रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर धीरे धीरे करके अब बीजेपी सरकार के लगभग 6 महीने पूरे होने को है दोस्तों, और वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरटीआई में चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे गए दोस्तों, चौंकाने वाला जवाब दिया गया। एसआईआर करने के निर्णय को चुनाव आयोग ने कैसे मंजूरी दी, मंजूरी की क्या प्रक्रिया थी, इसे लेकर कोई फाइल ही मौजूद नहीं है दोस्तों, यानी कैसे बातचीत की गई, कितनी मीटिंग की गई, फाइल में क्या लिखा गया, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया और किस तरीके से बातचीत हुई, क्या डिबेट हुआ था और किन आंकड़ों के आधार पर ऐसा किया जा रहा है, कुछ भी फाइल मौजूद नहीं है दोस्तों। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्वतंत्र मूल्यांकन को एसआईआर का आधार बताया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। बिहार के 2003 में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के आदेश दिशा निर्देश के प्रति मंगाई गई दोस्तों। चुनाव आयोग ने 2025 का आदेश जो दिया था उसे लेकर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होने पर और भी कई सारे सवाल है। आरटीआई की रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है दोस्तों, काफी गंभीर ये मामला है। सुप्रिया सीनेट ने इस पूरे मामले पर एक्सपोज करते हुए कई और सवाल इनसे पूछे हैं, भाजपाइयों से पूछे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शरद पवार ने शुक्रवार बीते दिन एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को घेरते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन जब झारखंड के राज्यपाल थे तब एक आदिवासी मुख्यमंत्री को राजभवन के अंदर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि वह भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पोस्ट की गरिमा का क्या ख्याल रखेंगे जब उनके राज्यपाल रहते हुए एक हमारे देश के आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि जब वो राज्यपाल थे तब क्या हुआ था। आदिवासी समुदाय के लोगों का यह बहुत बड़ा अपमान है। बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करते हुए शरद पवार ने उनसे मुलाकात करते हुए कहा कि इससे हमें पता चलता है कि संस्थानों और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए सीपी राधाकृष्णन कितने सीरियस है, यानी उनके रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो कोई एक्शन नहीं लेते। इसके बाद कहा गया कि हम लोग बी सुदर्शन रेड्डी जी के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है दोस्तों, और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां एकजुट होकर बी सुदर्शन रेड्डी जी के साथ में मजबूती से खड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि देश का जो अगला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है दोस्तों, उसमें इनकी बड़ी भूमिका होगी और इस भूमिका को कोई भी खंडित नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी को 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन सियासत अब भी जारी है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने ईडी पर निशाना साधा दोस्तों। सौरभ भारद्वाज का एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें छापे के दौरान मिली 3 अंगूठियों का जिक्र किया गया दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आपके विधायक संजीव झा ने इस पर ईडी पर क्या आरोप लगाया दोस्तों। दरअसल बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने सोशल मीडिया पर सौरभ भारद्वाज के यहाँ पड़े रेड को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज से स्टेटमेंट बदलने के लिए दबाव बनाया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी तब उन्होंने साफ कर दिया कि वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बयान को नहीं बदलेंगे। दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने घर में ईडी की रेड के दौरान मिली चीजों का खुलासा किया दोस्तों। इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि ईडी अधिकारी मेरे घर की तलाशी ले रहे थे। इस दौरान एक महिला चिल्लाते हुए आई और सर कुछ मिला है, एक डिब्बा मिला है जिसमें 3 हीरे की अंगूठियां थी। अफसर ने मुझे देखा तो मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसके बाद उसने कहा कि आप रख लो, नकली है। बोले मैं ला नहीं पाया वरना दिखाता जरूर। कुल मिलाकर दोस्तों अफसर ने कहा कि मंत्री की पत्नी भी नकली हीरे की अंगूठी पहन रही है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। कुल मिलाकर दोस्तों रेड को लेकर अभी तक कुछ खास बड़ा खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर मिला क्या है। कुल मिलाकर दोस्तों यही हालत है, ज्यादातर विपक्ष के लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं और पता नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है दोस्तों। केवल मीडिया में माहौल बनाया जाता है कि विपक्ष के इस लोगों को पकड़ लिया, भ्रष्टाचार में उनको पकड़ लिया, ये कर दिया वो कर दिया। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर कर रहे आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल अभी जोरदार तरीके से मुंबई में डटे हुए हैं दोस्तों। उनको मनाने की कोशिश भी जारी है लेकिन अभी तक असफलता देखने को मिल रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।